हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज मैं प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग पर वीडियो बनाऊंगा, जो कि एलएलबी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग पे। जैसा कि प्लीडिंग जो शब्द है, जो पद है, प्लीड या प्लीडिंग, तो प्लीडिंग को हिंदी में अभिवचन कहा जाता है। और जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग इन द सेंस जैसे ड्राफ्ट करना जैसे हम बचपन में क्राफ्टिंग करते थे, क्राफ्ट बनाते थे, उसी प्रकार से ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्टिंग किया जाता है, यानी किसी चीज़ का एक फॉर्मेट तैयार करना, उसका एक ड्राफ्ट बनाना, प्रारूपण बोलते हैं, एक प्रारूप होता है। और इसी प्रकार से आपका कन्वेंसिंग हुआ, तो कन्वेंसिंग मतलब कन्वे करना, उसे स्थानांतरित करना या पास कर देना या उसका अंतरण करना, कन्वे करना होता है। तो ये तीनों शब्द आपस में बहुत महत्व रखते हैं और इनका अपने अपने स्थान पे एक महत्व है और इनका उपयोग भी है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम प्लीडिंग की बात करते हैं। प्लीडिंग जो है ये आपके सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 में बताया गया है, इसका प्रावधान किया गया है सीपीसी के आदेश 6 में। और आदेश 6 में रूल 1 से 18 तक बातें की गई हैं। तो सबसे पहले हम प्लीडिंग या अभिवचन पर ही बात करते हैं। अभिवचन जो होता है, जैसे किसी न्यायालय में चल रहे किसी मामले के जो पक्षकार होते हैं, उन पक्षकारों के द्वारा दस्तावेज, यानी जिस दस्तावेज में वे अपने कथन को लिखते हैं या अपना कथन करते हैं, उसे अभिवचन कहा जाता है। जैसे कोई मुकदमा चल रहा है या कोई भी मामला है जो न्यायालय में दाखिल किया गया है, न्यायालय में सूट किया गया है या सूट फाइल किया गया है। अब उस पर जो हम कथन कर रहे हैं, जो दस्तावेज है, दस्तावेज पर हम जो लिखते हैं, जो लिखित कथन होता है, उसी को प्लीडिंग या अभिवचन कहते हैं। अब इसी प्लीडिंग की जो प्रतिरूपण होगी या इसका जो प्रोफार्मा होगा, जो फॉर्मेट कह सकते हैं, या इसको जो ड्राफ्ट करेंगे, तो उसी को हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्लीडिंग पे किस तरह से लिखा जाएगा और ये इसका क्या, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसको किस तरह से लिखा जाएगा, जो लिखने का तरीका है या किन किन बातों का या विशेष ध्यान दिया जाएगा, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका प्लीडिंग में ड्राफ्टिंग करते समय विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम प्लीडिंग का फॉर्मेट तैयार करते हैं, उसे लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो उसे ड्राफ्टिंग कहा जाता है। तो जैसे सबसे पहले तो अभिवचन हो गया। अभिवचन का जो आपका अर्थ है, अर्थ यही है कि न्यायालय में चल रहे किसी मामले के बारे में दोनों पक्षकारों के द्वारा जब दस्तावेज पर लिखी गई जो बातें होती हैं, उसी को अभिवचन या प्लीडिंग कहा जाता है। और इसके जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक तत्व आपके ड्राफ्टिंग को या प्लीडिंग को कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उस पर भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो इसका जो रूल 1 है, अर्थात नियम 1 है, नियम 1 में अभिवचन से बताया गया है कि अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत होगा। जो रिटन स्टेटमेंट होता है, उसी को, रिटन स्टेटमेंट को ही प्लीडिंग कहा जाता है। अर्थात प्लीडिंग इज ए सिंथेसिस ऑफ रिटन स्टेटमेंट, ये इस तरह का होता है। इसे कह सकते हैं कि यह एक रिटन स्टेटमेंट होता है और उसी का जो सिंथेसिस किया जाता है वह आपका प्लीडिंग हो गया।
रूल 17 में अभिवचन के संशोधन के बारे में बताया गया है। रूल 17 यानी कि नियम 17, जो आदेश 6 है उसके नियम 17 में जो आपकी प्लीडिंग है उसमें उसके संशोधन के बारे में बात की गई है, उसका प्रावधान किया गया है। प्लीडिंग की आवश्यकता क्यों होती है? प्लीडिंग की आवश्यकता इसलिए होती है कि यदि हम जो मुकदमा में अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसमें यदि हम अपने अभिकथन को नहीं लिखेंगे, अपने रिटन स्टेटमेंट को नहीं बताएंगे, अगर उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में उस तरीके से, जो उसका तरीका है उस ढंग से, उस रीति से अगर हम अपना डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं करते हैं तो हमारे मुकदमे को या हमारे सूट को या हमारे वाद को डिनाई किया जा सकता है। तो जो ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग देखा जाए तो एक तरह से अपनी अपनी स्किल और अपनी आर्ट्स के अनुसार किया जा सकता है, बट इसके जो फंडामेंटल रूल्स हैं उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने स्किल और अपने आर्ट्स के माध्यम से इसको ड्राफ्ट किया जा सकता है। तो जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है और हम ऐसा क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो जो ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करने का जो पहला कारण है कि कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए, कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। जैसे जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे, जब हम वाद पत्र या कुछ लिखेंगे, लिख करके देंगे, डिमांड करेंगे, तभी तो हमें कानूनी सहायता प्राप्त होगा। और डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या हम कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अपने मुकदमे के जो दस्तावेज़ दिए हुए हैं उन दस्तावेज़ों में ऐड करना चाहते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी व्याख्या के लिए भी हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स की व्याख्या की जाए। तो ये सारी बातें जो है बताई जाती हैं ड्राफ्टिंग के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया 2 भागों में बटा हुआ है। पहला होता है कंसेप्चुअल और दूसरा होता है वर्बल। तो जो कंसेप्चुअल है और वर्बल है, कंसेप्चुअल में ये ध्यान दिया जाता है कि हम जो ड्राफ्ट कर रहे हैं उसकी संकल्पना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और वर्बल जो है, वर्बल अर्थात कि उसमें जो भी हम लिख रहे हैं उसे सही सही स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, चाहे वो शब्दों में हो, चाहे वो अंकों के माध्यम से हो या अक्षर के माध्यम से है, उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार से ड्राफ्टिंग में पहले सोचा जाता है, उस पर विचार किया जाता है, उसके बाद फिर जो है ड्राफ्टिंग का संपादन किया जाता है। तो ड्राफ्टिंग में ड्राफ्टिंग के लिए जो है भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है। ड्राफ्टिंग के लिए ऐसा कोई फिक्स कानून नहीं बनाया गया है कि इसी कानून के तहत जाकर के कोई ड्राफ्टिंग बनाई जा सकती है। लेकिन ड्राफ्टिंग जो होता है ये सभी कानूनों के लिए या सभी कानूनों में समावेश होता है। जो भी कानून होगा उस कानून के लिए हमें ड्राफ्टिंग करना होगा और ड्राफ्ट की आवश्यकता होगी। तो ड्राफ्टिंग में सभी फैक्ट्स एवं लैंग्वेज, जो हमारे तथ्य हैं या जो हमारे भाषा हैं, वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से समझा जा सके, उसे पढ़ा जा सके, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स की जो ड्राफ्टिंग है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग करने के लिए ड्राफ्ट्समैन जो है, जो ड्राफ्ट करता है, उसके पास स्किल होनी चाहिए और उसके पास फैक्ट्स होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, और उसे विधि की अच्छी जानकारी या विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जो व्यक्ति ड्राफ्टिंग कर रहा होता है, ताकि वह उन्हें एक व्यवस्थित अनुक्रम में, व्यवस्थित रीति से, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सके। इसलिए इसे कहा जाता है कि ड्राफ्टिंग इज़ द सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इन ए लैंग्वेज फॉर्म। अब हम आगे बात करेंगे कन्वेंसिंग का। तो कन्वेंसिंग के बारे में बताया गया है कि यह एक
ऐसा पद है या ऐसा शब्द है बोल सकते हैं, या ऐसा यह एक विषय है कि जिसके माध्यम से कोई भी जो डीड है या कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई लैंड है या इंटरेस्ट, कोई लैंड में इंटरेस्ट है, उसका हम ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें कन्वे करते हैं। तो जब उन्हें हम कन्वे करते हैं उसे कन्वेंसिंग कहा जाता है। यह भी एक ड्राफ्टिंग की कला होती है, लेकिन यह कला ड्राफ्टिंग से छोटा होता है। ड्राफ्टिंग जो होता है ये कन्वेंसिंग से बड़ा होता है। और जो कन्वेंसिंग है, कन्वेंसिंग में इसमें ध्यान इस बात का दिया जाता है कि लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो आपका प्रॉपर्टी एक्ट है 1925 की जो आपकी लॉ प्रॉपर्टी है, यानी कि संपत्ति अधिनियम 1925, तो इसकी धारा 205 के अनुसार बताया गया कि कन्वेंस में जो मॉर्गेज हो गया, चार्ज हो गया, लीज हो गया, एसेंट होता है, वेस्टिंग होता है, या डिस्क्लेमर हो गया, या फिर रिलीज़ होता है, तो ये सब के सब शामिल किए जाते हैं। ये सभी शामिल होते हैं। जैसे आपका मॉर्गेज हो गया जिसे हम बंधक बोलते हैं, चार्ज हो गया, भार कहते हैं, डिस्क्लेमर, वेस्टिंग, निहित हो गया, ये सब, रिलीज़ हो गया उसे त्यागना या छोड़ना, ये सब के सब कन्वेंसिंग में शामिल किए जाते हैं। केवल विल जो होता है यानी कि वसीयत को कन्वेंसिंग में शामिल नहीं किया जाता है। कन्वेंस को इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 अर्थात जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम है 1899, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है, इसे व्यक्त किया गया है। इस प्रकार कन्वेंस किसी संपत्ति का, चाहे वो आपका चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, उस देश के ढांचे के तहत, यानी कि उस देश के विधि के अंतर्गत, उस विधि के अधीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कन्वेंसिंग किया जाता है, या ट्रांसफरिंग की एक कला है, ट्रांसफरिंग करने की एक कला है, जिसे हम कन्वेंसिंग कहते हैं। साथ ही साथ हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर और भी चर्चा करेंगे, जैसे ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग जो है, इसके मध्य अंतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे कन्वेंसिंग जो होता है ये बहुत व्यापक नहीं होता है, यह इसका जो क्षेत्र है छोटा क्षेत्र होता है, यह इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है। जबकि ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्टिंग का क्षेत्र व्यापक होता है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ये दोनों ही पद अगर देखा जाए सामान्य रूप से, तो दोनों में बहुत भिन्नता नहीं है, बहुत अंतर नहीं है, दोनों शब्द का समान अर्थ भी है एक तरह से देखा जाए, फिर भी इन्हें आपस में भिन्न किया गया है, इन दोनों में भिन्नता की गई है, या आपस में इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है। तो आगे इस पर हम चर्चा करते हैं कि इसमें क्या भिन्नता है। जैसे आपका ड्राफ्टिंग हो गया, तो ड्राफ्टिंग अगर अर्थ के आधार पर देखें तो ड्राफ्टिंग जो है किसी भी दस्तावेज को तैयार करने का तरीका है, उसकी एक विधि है। और जो कन्वेंसिंग है, तो कन्वेंसिंग क्या करता है, यह इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से संबंधित दस्तावेजों के ट्रांसफ़र का एक तरीका है। अब हम कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर कंसेप्ट के आधार पर देखा जाए तो इन दोनों में भिन्नता है कि जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग से बड़ा होता है, जबकि कन्वेंसिंग जो है वो ड्राफ्टिंग से छोटा होता है। और अगर इसका रिलेशन देखा जाए कि इन दोनों का रिलेशन किससे होता है, तो जैसे जो आपका ड्राफ्टिंग है, तो ड्राफ्टिंग उन दस्तावेजों से संबंधित होता है जैसे आपका जनरल क्लॉज एक्ट, साधारण खंड अधिनियम 1897 है, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हो गया। इन अधिनियमों से संबंध रखता है आपका ड्राफ्टिंग। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल के लिए आर्बिट्रेशन हो गया, आर्बिट्रेशन, उसके बाद एग्रीमेंट हो गया यानी कि करार,
उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट हो गया, सर्विस एग्रीमेंट के बाद रीट्स हो गए। तो ये सब के सब जो है ड्राफ्टिंग में आते हैं। और जब हम कन्वेंसिंग की बात करते हैं तो कन्वेंसिंग जो है आपका, यह भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 से संबंध रखता है, तथा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है उससे भी संबंध रखता है। उसमें भी कन्वेंसिंग की पद उद्धृत किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। या कह सकते हैं कि कन्वेंसिंग जो है ये संपत्ति अंतरण अधिनियम से भी संबंधित है। जैसे उदाहरण के लिए सेल डीड है, सेल डीड यानी कि विक्रय डीड बोलते हैं इसे, विक्रय विलेख, विक्रय विलेख कहा जाएगा। और मॉर्गेज डीड हो गया, तो जिसे हम बंधक विलेख बोलते हैं। तो ये सभी जो है कन्वेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम प्लिंट की बात करते हैं। प्लिंट क्या है और प्लिंट में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लिंट जो है ये सीपीसी के आदेश 7 में प्रावधान इसका किया गया है, उपबंधित किया गया है। इसमें भी नियम 1 से लेकर के 18 तक शामिल किए गए हैं या सम्मिलित हैं। तो आइए हम प्लिंट की बात करते हैं कि प्लिंट का जो मेन उद्देश्य है, इसका जो पर्पज है, प्लिंट का पर्पज ये है कि कोर्ट के सामने अपनी बात को रखना। प्लिंट के माध्यम से हम किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रख सकते हैं। प्लिंट के माध्यम से ही हम न्यायालय को यह भी बताएंगे कि हम न्यायालय क्यों आए हैं, न्यायालय आने का हमारा मकसद क्या है, हमारा जो मेन उद्देश्य है या हमारा जो मुख्य उद्देश्य है न्यायालय आने का वो क्या है। यह बात हम प्लिंट के माध्यम से ही न्यायालय को बता सकते हैं। और अगला जो मुख्य उद्देश्य है वो यह होता है कि कोर्ट में या न्यायालय में अपने मामले को इंस्टीट्यूट करना, यानी अपने मामले को संस्थित करना है। जब तक हमारा मामला हमारे न्यायालय में, हमारे क्षेत्राधिकार के न्यायालय में या जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हम आते हैं, यदि उस न्यायालय में हमारे मामले को संस्थित ही नहीं किया जाएगा तो हम अपनी बात को न्यायालय के समक्ष कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये सभी जो मुख्य उद्देश्य हैं ये वाद पत्र के मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाद पत्र होता क्या है। वाद पत्र को भी सामान्य तौर पे रिटेन स्टेटमेंट ही कहा जाता है। यह भी एक लिखित कथन ही होता है, लिखित कथन को ही वाद पत्र कहा जाता है। इसमें 5 बातों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात, सबसे पहली बात, जब हम वाद पत्र लिखते हैं, जब हम प्लिंट लिखते हैं या प्लिंट लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम जिस न्यायालय को वाद पत्र लिख रहे हैं उस न्यायालय का डिटेल लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम सिविल न्यायालय में अपना वाद करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सिविल न्यायालय, सिविल जज, या इंग्लिश में लिखेंगे तो इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज, या हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सिविल न्यायालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और यदि सूट नंबर भी लिखना चाहते हैं, वाद संख्या, तो वाद संख्या भी लिख सकते हैं। वाद संख्या भी लिख करके जो भी वाद संख्या है 2059 या 2024 इस तरह से अपने सूट नंबर यानी वाद नंबर को भी डाल देंगे। अब ये जो आपका कोर्ट्स की अधिकारिता है, कोर्ट्स की अधिकारिता के बारे में सीपीसी के जो धाराएं हैं, धारा 16 से लेकर के 20 के अंतर्गत बताया गया है कि किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा या क्षेत्राधिकार किस हद तक है, किस सीमा तक किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। इन क्षेत्राधिकारों के बारे में मुख्यतः प्रावधान सीपीसी के धारा 16 से लेकर के 20 तक के अंतर्गत बताया गया है। अब हम जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है वाद पत्र का महत्वपूर्ण बिंदु, वह यह है कि हम पार्टीज़ के डिटेल्स को लिखेंगे।
इसमें दो पार्टियां होती हैं। एक होता है वादी, यानी जो वाद किया हुआ है, जिसने मुकदमा किया है। दूसरा है प्रतिवादी। तो वादी को इंग्लिश में प्लेंटिफ बोलेंगे और जो प्रतिवादी है उसे इंग्लिश में डिफेंडेंट बोलते हैं। डिफेंडेंट अर्थात बचाव करने वाला, प्रतिवाद करने वाला। और जो प्लेंटिफ है वो वादी है, यानी कि वाद करने वाला। तो जब हम प्लेंट लिखते हैं तो प्लेंट में सबसे पहले वादी के डिटेल्स लिखेंगे। वादी के डिटेल्स में आएगा उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका एज यानी कि उसकी आयु, और वह किस जाति से संबंध रखता है, और उसका एड्रेस, उसका एड्रेस अर्थात उसका पता, उसके पता को बिल्कुल स्पष्ट रूप से और सही ढंग से पता को लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जब तक वादी और प्रतिवादी के पता का ही पता नहीं होगा तो उस पर कोई भी वाद सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। तत्पश्चात हम बनाम लिखते हैं या वर्सेस लिखते हैं। उसके बाद प्रतिवादी के डिटेल्स उसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से वादी के डिटेल्स को पूरी तरह से लिखे हैं। नाम, पिता का नाम, आयु, उसका जाति और उसका पता। अब जो थर्ड बिंदु है, थर्ड पॉइंट है, यानी कि तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है फैक्ट्स, यानी कि तथ्य। तथ्य पे ये बात का ध्यान देना है कि जो तथ्य है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसके भी दो वर्गीकरण किए गए हैं। पहला फैक्ट जो है वह है वेरिएबल फैक्ट, और दूसरा फैक्ट जो है वह है फिक्स्ड फैक्ट। वेरिएबल यानी जो परिवर्तित होता रहता है, जो बदलता रहता है। जैसे कोई तथ्य बताई गई है और उसमें बदलाव किया जा सकता है, बदलाव किए जाने की ज़रूरत है तो उसमें बदलाव किया जा सकता है। बट जो फिक्स्ड फैक्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल निर्धारित होते हैं, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। उसमें जैसे नोटिस, कोई हम नोटिस दिए हैं या हमारे लिए कोई नोटिस आया है, तो इस बात का जिक्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए और सही किया जाना चाहिए। वह सत्य कथन होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। कॉज ऑफ एक्शन है, जिसे हम वाद हेतु को बोलते हैं, उसे भी बिल्कुल सही सही लिखा जाना चाहिए। लिमिटेशन पीरियड का भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो परिसीमा अधिनियम है, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत जो परिसीमा की अवधि होती है उसका भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो कोर्ट्स है यानी कि न्यायालय हैं, तो न्यायालयों को उनके ज्यूरिसडिक्शन यानी उनके क्षेत्राधिकार को जो वादी होते हैं उन्हें बताना होता है। उन्हें यह बताना होता है कि माननीय न्यायालय, इस मामले में आपका क्षेत्राधिकार है। चूँकि उन्हें इस बात का संज्ञान नहीं भी हो सकता है, तो आपको ये बात बताना होगा कि इस मामले पर आपका क्षेत्राधिकार है। और जो अगली पॉइंट है फैक्ट्स में, वो ये है कि उसमें बताना होता है कि जो भी विषय वस्तु है उसका मूल्यांकन किया गया है, उसकी सही कीमत, उसकी सही वैल्यू निर्धारित की गई है, और उसके आधार पे जो कोर्ट की फ़ी होती है, जो न्यायालय का शुल्क होता है, न्यायालय के शुल्क को हमने अदा किया है। इस बात का भी स्पष्ट व्याख्या किया जाना चाहिए। और अब हम अगले चौथे बिंदु पर बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में लिखा जाता है अनुतोष अर्थात रिलीफ, उपचार, कि हम न्यायालय से चाहते क्या हैं, हमें क्या उपचार चाहिए, हम किस उपचार के लिए या किस अनुतोष के लिए न्यायालय के समक्ष आए हुए हैं, न्यायालय के दरवाज़ा को खटखटाया है हमने, तो हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं न्यायालय से, हमें किस प्रकार का रिलीफ चाहिए, कौन सा अनुतोष चाहिए, या एक तरह से कह सकते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस प्रकार का रिलीफ चाहिए या उपचार चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अर्थात फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो पांचवा बिंदु है उसमें साइन और वेरिफिकेशन की बात होती है। साइन यानी कि जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ का साइन, और जो अधिवक्ता होंगे उनका सिग्नेचर मोहर होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए या वेरीफाई के लिए डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाए जाते हैं। ज़रूरत के अनुसार उसमें डॉक्यूमेंट्स को भी एनेक्स किया जाता है, तो ये वेरिफिकेशन होता है। ये वाद पत्र के 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिस पर हमने
बात किया और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विधि के विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम हो रहा है उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से विशेष लाभ लीजिए। जो इसके सिलेबस के अंतर्गत आने वाले कुछ पॉइंट्स छूटे हुए हैं उस बिंदु पर भी हम वीडियो अभी बनाते हैं और उसको भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।